आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 3 मार्च की ऑल शिफ्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? मौनिशराम पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मौनिशराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मौनिशराम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह खबरों के अनुसार 11,872 मिमी की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1985 में मौनिशराम में 26,000 मिलीलीटर यानी 1,000 इंच बारिश हुई थी। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, जो मेघालय में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,430 मिमी यानी 450 इंच प्रति वर्ष है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है। कर्नाटक में एक और प्रसिद्ध सोने की खदान हट्टी है जो कि रायचूर जिले में है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। यह अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये कौन थे? 2024 में सैयद इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई थी, जो कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब देखिए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पेजेश्कियान। ईरान की मुद्रा क्या है? तोमान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रिपोर्ट्स 6.25% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है। बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा MSF 6.50% है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर जो है वो 6% है। ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, सर ओस्बोर्न ए स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? यह भी आप लोगों से प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, समानता का अनुच्छेद कौन सा है? तो समानता का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है। कानूनी समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं देवदत्त चंद। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत गारंटी योजना जो है ये कब शुरू हुई? तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2005 को।
हुई थी। यह योजना हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार की गारंटी देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था 2024 कबड्डी में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं बिहार ने भाग नहीं लिया, बिहार राज्य ने भाग नहीं लिया था। 2024 के कबड्डी विश्व कप में बिहार राज्य ने भाग नहीं लिया था। बिहार के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि अन्य प्रमुख राज्य जैसे महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ और तमिलनाडु ने भाग लिया था। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च में शुरू हुई थी। गांधी जी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में यह आंदोलन शुरू किया तथा यह नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश निर्मित कानूनों के तहत या ब्रिटिश शासन के अधीन रहने हेतु भारतीय लोगों के इनकार का प्रतीक था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। तो 2025 में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए गए थे। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक देहरादून सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में इन खेलों का उद्घाटन किया था। इन खेलों में 36 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के एथलीटों ने भाग लिया और कुछ 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस बार राष्ट्रीय खेलों में योग और मलखम्ब जैसे स्थानीय खेलों को भी शामिल किया गया था। नेशनल गेम्स 2025 के समापन पर मेघालय को 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का ध्वज सौंपा गया जो 2026 में आयोजित होंगे। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 की वैक्सीन का क्या नाम दिया गया था और बीमारी से मैच करना था। इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। 2024 में कोविड-19 के लिए एक नई वैक्सीन को विकसित किया गया था जिसे बूस्टर डोज के रूप में दिया गया। इसे आमतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट और अन्य वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी बनाने के लिए अपडेट किया गया। इस वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव और रोग के फैलाव को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था दाव किस सिद्धांत किस नियम पर काम करता है। अब से जुड़े सिद्धांतों में पास्कल का नियम सबसे अहम सिद्धांत है। यह सिद्धांत तरल पदार्थ पर लागू होता है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने दिया था। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2024-25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से 9.53% ज़्यादा है और यह केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है ना यह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 1956 में भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण विशेष रूप से भारी उद्योगों की स्थापना और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। योजना का फोकस औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर था। भारत की सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लीजिए कब से कब तक चली। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ना 1951 से 1956 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं 1956 से 1961 तक चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969 तक चली थी। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। षष्ठ यानी छठी जो पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2007 तक चली थी।
इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त हो गया और नई नीति के तहत नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2017 में कुंभ मेले की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। कुंभ मेला 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। दिसंबर 2017 में कुंभ मेले को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को ने कुंभ मेले को पवित्र घड़े का त्योहार के रूप में वर्णित किया है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल के बाद कुंभ मेला पवित्र तीर्थ उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हर साल। जगन्नाथ रथ यात्रा मेला विश्व का सबसे पुराना रथ मेला है और यह उड़ीसा के पुरी में आयोजित होता है। यह भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के अनाज जैसे कि उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्में विकसित की, जो विकासशील देशों में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी को काफी हद तक दूर किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया। यह कर्तव्य धारा 51A में निहित है। इसी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सड़क सीमा संगठन VRO की स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को। सड़क सीमा संगठन VRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसे भारतीय सीमाओं पर सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा बनाने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाया जा सके। VRO का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों में सड़कें, पुल और अन्य ढांचे बनाना जो सीमावर्ती इलाके होते हैं और जहां सेना और नागरिकों को यात्रा करने में कठिनाई हो सकती है। इसका उद्देश्य न केवल सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी जीवन को आसान बनाना है। एक प्रश्न देखिए, वायल के नियम से पूछा गया। तो वायल का नियम एक भौतिकी का नियम है जो विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के गुणांक को बताता है। यह नियम निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था, जनित्र के कार्य कौन कौन से हैं? जनित्र एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। जनित्र के कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि विद्युत उत्पादन। जनित्र का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि इंजन या टरबाइन द्वारा उत्पन्न को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। यह विद्युत ऊर्जा विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुंडली और चुंबक के बीच संपर्क। जनित्र में एक चुंबक या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और एक कुंडली होती है। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति। जनित्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने उसे विभिन्न उपयोगी के लिए आपूर्ति करता है, जैसे घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक कार्यों के लिए। वोल्टेज नियंत्रित करना। जनित्र में वोल्टेज को नियंत्रित करने की क्षमता होती है ताकि यह सुनिश्चित मानक पर काम कर सके और उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त हो। सीधी या वैकल्पिक धारा का उत्पादन। जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा को सीधी धारा DC या वैकल्पिक धारा AC के रूप में बदल सकता है। यह जनित्र के प्रकार पर निर्भर करता है। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, रसोई गैस LPG में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो रसोई गैस LPG में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को USSR यानी रूस, अब इसको रूस कहा जाता है, देश के संविधान से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को। अगला प्रश्न देखेगा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहली योजना 1951 से 56 के बीच में। 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता? तो गुप्त काल के सिक्के को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, डाल्टन का नियम।
एक प्रश्न डाल्टन के नियम से था। डाल्टन का नियम गैसों के मिश्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। इसे डाल्टन का दबाव या नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब विभिन्न गैसें एक ही समाविफिका में मिश्रित होती हैं तो मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक गैस का अधिकांश दबाव उस गैस के मोल की संख्या पर निर्भर करता है और प्रत्येक गैस का आंशिक दबाव उस गैस द्वारा उत्पन्न कुल दबाव के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? इसका नाम है क्रिस फ्लायर्स एसबीआई कार्ड एपेक्स। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो थार डेजर्ट के टीले राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2024 प्री कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग लिया? प्री होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 2024 प्री कबड्डी लीग में कोलकाता पायरेट्स ने भाग नहीं लिया था। भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है? तो भारत में स्वर्ण जो है ना दक्कन के पठार से निकलता है। अर्थशास्त्र में एलपीजी का मतलब क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। तो अर्थशास्त्र में एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, किस ट्रैवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन किया है? ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म emitrip.com के साथ साझेदारी की है। तो ये तो थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए। सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भागीरथी नदी पर बना है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संशोधन द्वारा किया गया था? एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल संशोधन किसके द्वारा किया गया? भारत के संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए एक ही व्यक्ति को या एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 153 में बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा उपसभापति इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 71वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? भारत में 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राजस्थानी और मैथिली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे पहले 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं। इस संशोधन के बाद उनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। यह संशोधन भारतीय संविधान में भाषाई विविधता को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, 1991 का अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था? भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की जिसे व्यापक रूप से लिबरलाइजेशन उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को गति देना था। इसके तहत लाइसेंस राज को समाप्त करना, आयात पर नियंत्रण कम करना और निजीकरण या विनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा देना शामिल था। इन कदमों से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और देश की आर्थिक वृद्धि में सुधार हुआ। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? 1947 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 50% था। उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तुलनात्मक रूप से कम था। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण, हरित क्रांति और सेवा क्षेत्र के विकास के कारण कृषि का जीडीपी में योगदान घटकर 17% रह गया, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी? वर्ष 1877 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सीधी हुकूमत स्थापित की। इसके परिणाम स्वरूप 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामयिकी उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में औपचारिक रूप से घोषित की गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, भारत की सम्राट के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु में पोगल के कौन सा दिन कानून पोगल मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिनमें से चौथे दिन को कानून पोगल कहा जाता है। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। कानून पोगल के अवसर पर परिवार और मित्र एकत्रित होकर आनंदित समय बिताते हैं, जिससे आपसी संबंधों में मिठास बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप है सोकोत्रा। ये 4 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लगभग 240 किलोमीटर पूर्व और अरब प्रायद्वीप से 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ईआर नेट का उपयोग। ईआर नेट शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाली नेटवर्किंग सेवाएं प्रदान करना है। ईआर नेट के प्रमुख उपयोग के बारे में जान लीजिए। कनेक्टिविटी प्रदान करना। ईआर नेट शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को उच्च गति की इंटरनेट और इंट्रानेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे देश भर में ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान सुगम होता है। परामर्श और परियोजना प्रबंधन। ईआर नेट आईसीटी परियोजनाओं के लिए परामर्श, परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जो संस्थानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। डोमेन पंजीकरण। ईआर नेट शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण, डीएनएस और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उनकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित होती है। वेब होस्टिंग और वैल्यू एडेड सेवाएं। ईआर नेट वेब होस्टिंग, वेबसाइट के रूप में सेवा और लर्निंग मैनेजमेंट के रूप में सेवा जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो संस्थानों की डिजिटल जरूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार ईआर नेट भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग और आईसीटी सेवा प्रदाता है, जो उनकी तकनीकी आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि नामजी फूला कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो नामजी फूला कोयला मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाया जाता है। यह राज्य भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों का अस्तित्व, जिनमें नामजी फूला भी शामिल है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका प्रतीक ए है। एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार है। एम्पियर वह धारा होती है जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में एक कंडक्टर के माध्यम से बहता है। इसका मतलब है कि यदि एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड से प्रवाहित हो तो उस धारा का मान 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पीपल के पत्ते पर बारिश की बूंदें क्यों चमकती हैं? पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदें चमकने का कारण वाष्पोत्सर्जन के कारण और पानी की विशेषताओं से संबंधित है। पानी की बूंदें पीपल के पत्ते पर चमकती हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पानी की बूंदें अपनी सतह पर आकर्षण बल के कारण एक गोल आकार में रहती हैं। यह बल बूंदों को पत्ते की सतह पर चिपकने से रोकता है और बूंदें पत्ते पर ठीक से स्थिर रहती हैं। पानी की परावर्तक क्षमता। पानी की बूंदें हल्के प्रकाश को अपनी सतह पर परावर्तित करती हैं, जिससे वे चमकती हुई दिखाई देती हैं। खासकर ये सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। पत्ते की बनावट। पीपल के पत्ते पर एक विशेष प्रकार की सतह होती है जो पानी को अपनी सतह पर रोकने के लिए अनुकूल होती है, जिससे पानी की बूंदें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और चमकती हैं। इस कारण से जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें पीपल के पत्तों पर चमकती हुई नजर आती हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था 14 से 14 में कौन सा शासक था? इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है वो तो खैर हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बता रहा हूं। 14 से 14 में भारत में प्रमुख शासक विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय थे। हालांकि
1414 में उन्होंने शासन नहीं किया था, क्योंकि उनका शासन 1509 से 1529 के बीच में था। 1414 के समय भारत में अन्य महत्वपूर्ण शासकों में दिल्ली सुल्तान के शासक दिल्ली के सुल्तान रजा खान खिलजी खान थे, जो लोधी वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा मलयालम और कर्नाटका क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न शासक और दक्षिण भारत में अन्य क्षेत्रीय राज्यों के शासक भी शासन कर रहे थे। एक प्रश्न देखिए, आर्टिकल से पूछा गया था कि आर्टिकल 19 जो है किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 मूल अधिकारों से संबंधित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा, संगठित होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने और उसका हिस्सा बनने की स्वतंत्रता। अगला क्या है, मुक्त आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता। अगला क्या है, व्यवसाय व्यापार पेशे के चयन की स्वतंत्रता। न्यायिक समीक्षा, राज्य के इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार तब होता है जब कोई गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, शांति या अन्य महत्वपूर्ण कारणों के खिलाफ हो। इस प्रकार आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रताएं कुछ सीमाओं के भीतर होती हैं जिन्हें संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है।